Hello friends, this is Anil Kumar Singh from this side. Let's discuss today some important MCQs from Romeo and Juliet, which is one of the popular plays written by William Shakespeare. With the point of upcoming exam of UP TGT PGT, this play is very important. So let's discuss without wasting our time. The first question on your screen is Harold Bloom describes Romeo as a parody of patriarchal lover, the most passionate adolescent in literature, a failed tragic hero, and the D's option is the Shakespearean clown turned tragic. तो जितने भी कैरेक्टर्स लगे हैं हेरोल्ड ब्लूम को इंग्लिश लिटरेचर में एडोलसेंट एज की बात की गई है, खास तौर पे इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा। तो उनमें उनको सबसे ज़्यादा मोस्ट पैशनेट रोमियो ही दिखा है, ऐसा हेरोल्ड ब्लूम का मानना है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कि एडोलसेंट आप जानते हैं किशोरावस्था की जो उम्र रहती है, उस हिसाब से रोमियो सबसे ज़्यादा उनको पैशनेट लगा, जिसके अंदर कह सकते हैं कि पेशेंस की थोड़ी कमी थी और वो थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता था तमाम सिचुएशंस में। दैट्स वाई द ट्रेजेडी हैपेंड इन द प्ले। नेक्स्ट वन, thus with a kiss I die represents apostrophe, personification, irony and poetic closure. Correct option is here is option D, poetic closure। कि जिस तरह से लास्ट में वो और मतलब जूलियट को मरा हुआ समझ लेता है कि इस तरह से वो मर गई है और थोड़ा सा उसकी सांस रह जाती है, तो इस बाद में किस करते हुए अपने आप को मार लेता है इस तरह से। तो दैट इज पोएटिक क्लोजर। द लाइन इट इज द ईस्ट एंड जूलियस इज द सन इज एन एग्जाम्पल। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा तुलना की गई है कि इट इज द ईस्ट मतलब पूरा जो एरिया है वो ईस्ट है, और जूलियट के आ जाने से जैसे कि ईस्ट में सूरज उदय होता है और पूरा हर तरफ जगमगाहट हो जाती है, ठीक उसी हिसाब से बोल रहा है, मतलब ज्यादा बोल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हाइपर बोले यहाँ पर है, अतिशयोक्ति अलंकार जिसको हिंदी में बोलते हैं। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओ शी डथ टीच टॉर्चेस टू बर्न ब्राइट। अब ये उस फीस्ट का सीन है जहां पर रोमियो अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है विदाउट इनविटेशन, इनविटेशन के बिना ही अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। वहां ये पहली बार जूलियट को देखता है और देखते ही कमेंट करता है कि वो इतनी सुंदर है कि जो टॉर्चेस जल रही हैं उनको वो सिखा रही है कि कैसे जला जाए, मतलब वो इतनी ज़्यादा शाइनिंग है कि इवन टॉर्चेस की साइन भी उसके सामने कम पड़ जा रही है। तो इस कमेंट को वो बोलता है वहां फीस्ट में। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? हाइपरबोले, मेटाफर, सिमली एंड पर्सनिफिकेशन। क्योंकि बड़ी बात कर रहा है तो यहाँ पे फिर से हम कह सकते हैं कि दैट इज हाइपरबोले। ए पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ। स्टार क्रॉस्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो जिनके नक्षत्र या जिनके भाग्य अलग अलग थे, दैट इज द करेक्ट मीनिंग। पर्सनिफिकेशन, इमेजरी, मेटाफर एंड आयरनी। तो यहाँ पर एक इमेजरी का मतलब यूज किया गया है। जैसे हम जब उनके बारे में सोचते हैं कि सामने पड़े हुए दोनों डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, तो हमें जस्ट हम इमेजिन कर पा रहे हैं उनकी डेड बॉडीज को एक साथ। तो इमेजरी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट्स इन नेम दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीट। सही बात है, नाम में क्या रखा है? जैसे कई बार लोग नाम के चक्कर में क्या से क्या कर डालते हैं। तो इसमें विलियम शेक्सपियर ने बताने की कोशिश की है कि नाम में क्या रखा है। अगर गुलाब को किसी और नाम से पुकारेंगे तब भी उसकी खुशबू उतनी ही स्वीट होगी जितनी गुलाब कहने से होती है। अपस्ट्रोफी, मेटाफर, सिंबोलिज्म एंड आयरनी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है मेटाफर, क्योंकि यहाँ पे गुलाब को और एक नेम का मतलब और गुलाब दोनों की तुलना की गई है। दैट इज मेटाफर। ओ ब्रॉलिंग लव और लविंग हेट। ब्रॉलिंग लव एंड लविंग हेट दोनों एक साथ साथ रखे गए हैं, और ऐसा दोनों जब कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म एक साथ रखे जाते हैं तो वहां पर होता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन अलंकार यहाँ पर है, विरोधाभास। एक दो एग्जांपल और, जैसे हम बोलते हैं कि कोल्ड फायर, कोल्ड फायर। तो कोल्ड भी है और फायर भी है, एक साथ रखे जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में होता है ऑक्सीमोरॉन। डेथ लाइज ऑन हर लाइक एन अनटाइमली फ्रॉस्ट। अब
जितने भी फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हैं तो सबसे ज़्यादा आसान होता है पहचानना सिमिली को, क्योंकि सिमिली में अक्सर कुछ वर्ड्स रहते ही हैं जिनको देख के हम पहचान लेंगे, जैसे हो गया एज, जैसे हो गया लाइक, एज लाइक, या जैसे सो, या सो एज। इन वर्ड्स से ही पहचान लेते हैं कि देयर इज लिटरेरी डिवाइस सिमिली। तो यहाँ पर लाइक तुलना की गई है डेथ की किससे, अनटाइमली फ्रॉस्ट से, तो करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच हियर सिमिली। These violent delights have violent ends. Antithesis, paradox, alliteration and metonymy. तो यहाँ पर विरोधाभासी बात की गई है कि डिलाइट्स जो हैं वो भी वायलेंट हैं और उनके एंड भी वायलेंट ही होंगे। इस बात को फ्रायर बोलता है, फ्रायर लॉरेंस बोलता है कि जिस तरह से रोमियो और जूलियट के बीच में जो डिलाइट्स हैं, खुशियाँ चल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है, मतलब एकदम दोनों पैशनेट लवर्स होते हैं, तो उनका अंत भी लगभग वायलेंट होने के चांसेस हैं। इस बात को वो बोलता है, दैट इज पैराडॉक्स। मोर लाइट एंड लाइट, मोर डार्क एंड डार्क आर वोज। अगर ये बात यहीं तक खत्म हो जाती, मोर लाइट एंड मोर डार्क, पैराडॉक्स होता। लेकिन अब क्योंकि तुलना यहाँ पे वोज से की गई है, दुखों से तुलना कर दी गई है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज एंटीथेसिस। दोनों विरोधाभासी बातों को एक साथ जोड़ दिया जाता है सेम्बलेंस में, दैट इज एंटीथेसिस द करेक्ट ऑप्शन। पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो। आपको कहीं नहीं जाना, आपको बस इतना ध्यान देना है, स्वीट सोरो, सोरो भी है और स्वीट भी है। तो जहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म एक साथ जोड़ दिए जाएं, एक साथ रख दिए जाएं, मतलब बगल में ही बिसाइड्स, तो देर इज ऑलवेज ऑक्सीमोरॉन। बस आपको इतना ध्यान रखना है। द कॉन्ट्रास्ट ऑफ यूथ एंड एज इज शोन मोस्ट क्लियरली बिटवीन रोमियो एंड पेरिस, जूलियट एंड द नर्स, रोमियो एंड द टिबाल्ट, कैपुलेट एंड मर्क्यूशियो। तो करेक्ट ऑप्शन में मतलब ध्यान दीजिएगा क्या कि यूथ और एज, इन दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है, खास तौर पे किसमें, रोमियो, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है जूलियट एंड नर्स। जूलियट बहुत छोटी होती है, नर्स उससे थोड़ी ज़्यादा, तो उन दोनों के बीच में यूथ और एज का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। और नर्स ही उसको अपनी, क्योंकि जूलियट की माँ जूलियट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, नर्स ही उसको नर्चर करती है। द प्ले डेमोन्स्ट्रेट्स द डिस्ट्रप्टिव नेचर ऑफ, किस चीज का, रोमांटिक पैशन, पॉलिटिकल एम्बिशन, रिलीजियस हिपोक्रेसी एंड पेरेंटल नेग्लिजेंस, किस चीज का दिखाती है। और डिस्ट्रप्टिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही विध्वंसक, विनाशकारी नेचर। तो प्ले के हिसाब से पॉलिटिकल एम्बिशन वहाँ कुछ नहीं है, रिलीजियस हिपोक्रेसी, रिलीजियस का तो ज़्यादा कुछ नाम ही नहीं आता है, पेरेंटल नेग्लिजेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो मेन है दैट इज रोमांटिक पैशन, जो कि रोमियो और जूलियट के बीच में डेवलप होती है धीरे धीरे, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ए। द फियर्ड बिटवीन द मोन्टेग्यूज एंड कैपुलेट्स सिंबलाइज, फियर्ड का मतलब द्वंद्व, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, कुछ भी आप कह सकते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष चला आ रहा है इन दो परिवारों के बीच में, मोन्टेग्यूज एंड कैपुलेट्स के बीच में, तो उससे क्या साबित होता है, द इरेशनैलिटी ऑफ हेट्रेड, द करप्शन ऑफ पॉलिटिक्स, द वीकनेस ऑफ लॉ एंड द एरोगेंस ऑफ नोबिलिटी। तो बस यही है, द इरेशनैलिटी ऑफ हेट्रेड। वो लोग हेट्रेड एक दूसरे से रखते हैं, लेकिन दोनों की हेट्रेड दोनों की तरफ से इरेशनल है, मतलब उसमें कोई लॉजिक इम्प्लाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि नौकर भी एक दूसरे को चढ़ाते हैं इन दोनों परिवारों के। अगर आपने प्ले की समरी देखी है, प्ले पढ़ा है, तो इवन इनके नौकर भी एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, कहीं रास्ते में मार्केट में दिख जाते हैं तो एक दूसरे को गरियाने लगते हैं, और बिना किसी रैशनल रीजन के। तो पूरी तरह से इरेशनैलिटी ऑफ हेट्रेड की बात की गई है। द सेंट्रल थीम ऑफ रोमियो एंड जूलियट इज कर्टली लव, satire, the tragic cost of passion and fear, the political corruption and religious hypocrisy। तो सेंट्रल थीम जो है वो दैट इज द ट्रेजिक कॉस्ट ऑफ पैशन एंड फियर। कॉस्ट मतलब जो कह सकते हैं कि जिससे पूरा खर्चा उठाना पड़ता है, या मतलब कह सकते हैं कि परिणाम यहाँ पर। एंड पैशन एंड फियर, जो पैशन रोमियो जूलियट के बीच में है, फियर जो कि मोन्टेग्यूज कैपुलेट के बीच में है, वही सेंट्रल थीम है इस प्ले की। हु कॉल्ड रोमियो एंड जूलियट अ ट्रेजेडी ऑफ हेस्ट, AC ब्रैडली, कॉलरिज, G विल्सन नाइट एंड सैमुअल जॉनसन। तो ट्रेजेडी ऑफ हेस्ट कहा गया, एक्चुअली जो भी घटनाएं होती हैं बहुत जल्दी में होती हैं। रोमियो जूलियट, पहले रोमियो को किसी और से प्यार होता है, तुरंत ही उसको जूलियट से प्यार हो जाता है, तुरंत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ट्रेजेडी ऑफ हेस्ट कहा है, किसने कहा है, अच्छा क्वेश्चन, उसको आप याद रखिएगा। तो ये कहा गया है AC ब्रैडली के द्वारा।
ट्रेजेडी ऑफ हेस्ट। Samuel Johnson criticized the play for unrealistic passion, over reliance on coincidence, weak female characters, and immoral ending. इमोरल एंडिंग जैसा कुछ नहीं है, बट और बाकी चीजें देखें किस चीज के लिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन बी, ओवर रिलायंस ऑन कोइंसिडेंस। मतलब कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो संयोग। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? संयोग। संयोग के ऊपर जो बहुत ज्यादा निर्भरता की है विलियम शेक्सपियर ने, तो कह सकते हैं उसी हिसाब से इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि बहुत सारे, जैसे कि वो जैसे दवाई खाती है वो जूलियट, कि 2 दिन बाद जीवित हो जाएगी, कहीं नहीं जीवित हुई, अगर उससे पहले रोमियो तक खबर नहीं पहुंची। तो बहुत सारी सिचुएशंस कोइंसिडेंस पे हैं, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। हेरोल्ड ब्लूम सीज रोमियो एंड जूलियट्स लव एज religious allegory, pure passion outside society, a satire on youthful folly, commentary on politics. करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्योर पैशन। दोनों में एकदम प्योर पैशन होती है, जो कि उस समय की सोसाइटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। आउटसाइड सोसाइटी का सेंस जो सोसाइटी में जनरली नहीं पाई जाती है। G. Wilson Knight observed that Romeo and Juliet shows the timeless battle of good and evil, the reckless speed of time, the futility of revenge, the novelty of love. अब यहाँ पे रोमियो जूलियट कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ रोमियो जूलियट प्ले की बात हो रही है। तो इससे क्या साबित हो रहा है? क्या साबित हो रहा है? तो साबित हो रहा है द रेकलेस स्पीड ऑफ टाइम, कि जिस तरह से टाइम भागता है। रेकलेस मतलब एकदम विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनीवन्स फीलिंग्स, लापरवाही टाइप, केयरलेस टाइप, इस तरह से वक्त भागता है, उसकी थीम कवर की गई है दोनों के कैरेक्टर्स के थ्रू इस प्ले में। Coleridge criticized Romeo's passion as inconsistent, too sudden, artificial and unrealistic. तो कॉलरिज ने कहा है कि रोमियो की फीलिंग टू सडन, मतलब एकदम अचानक से। कभी उसको किसी और से प्यार था, जब प्ले शुरू होता है तो उसको प्यार किसी और से होता है, लेकिन जैसे ही वो फीस्ट में जाता है, जूलियट दिखाई देती है, तो उसकी फीलिंग्स एकदम से सडनली चेंज हो जाती हैं। इस वजह से कॉलरिज ने क्रिटिसाइज किया है। Northrop Frye read Romeo and Juliet as a mythic cycle of love and death, a critique of family honor, a comedy turned tragic, a morality tale. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है मिथिक साइकिल ऑफ लव एंड डेथ। T.S. Eliot considered Romeo and Juliet artistically immature compared to later tragedies, Shakespeare's finest lyric tragedy, an allegory of sin and redemption, a failed comedy. तो टी.एस. इलियट एक ऐसे क्रिटिक हुए हैं जिनको दूसरे राइटर्स बहुत कम समझ में आए हैं। खास तौर पे बस क्लासिकल राइटर्स को ही इन्होंने पसंद किया, जैसे डांटे हो गए, वर्जिल हो गए, ये सब को ज़्यादा पसंद करते थे, बट जो मॉडर्न थे या कंटेम्प्रेरी थे उनको ज़्यादा पसंद नहीं किया है। तो उन्होंने कहा है कि विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है, ये आर्टिस्टिकली इमेच्योर है। इमेच्योर का मतलब जो भी उन्होंने इसमें एलिमेंट्स, सेटिंग, जो भी चीज़ें की होगी वो बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं है, लाइक मतलब प्रोफेशनल नहीं है, जितनी बाकी लेटर ट्रेजडीज उनकी ज़्यादा अच्छी हैं। अब इसको जानने के लिए अपना भी उस लेवल तक पहुंचना जरूरी है, टी.एस. इलियट के लेवल तक पहुंचना, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए कहो कितने साल लग जाए, हु नोज। पहुंच भी पाए ना पहुंच पाए नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन एडमायर्ड शेक्सपियर्स पोर्ट्रेयल ऑफ चांस एंड कोइंसिडेंस, नेचुरल इमोशंस, कॉमिक एलिमेंट्स एंड पॉलिटिकल डेप्थ। तो जॉनसन ने यहाँ पर थोड़ी सी तारीफ की है यहाँ नेचुरल इमोशंस की, जिस तरह से रोमियो जूलियट का जो पैशनेट लव दिखाया गया है, दैट इज नेचुरल। एडोलसेंट एज में वैसा ही होता है, जान दे देंगे तुम्हारे लिए, तुम एक बार हाँ बोल दो टाइप ये रहता है, और जान दे भी देते हैं कुछ लड़के लड़कियां। मर्क्यूशियो रिप्रेजेंट्स पैशनेट लव, सिनिकल विट एंड रियलिज्म, रिलीजियस फेथ एंड कॉमिक कवार्डिस। तो मर्क्यूशियो जो है वो एक्चुअली इनका दोस्त होता है रोमियो का। तो सिनिकल विट एंड रियलिज्म, वो रियलिस्टिक भी होता है, और उसकी विट जो है वो दूसरों में दोस्त निकालने वाली भी होती है। वो क्रिटिसाइज करता है रोमियो को भी, उसके एक्शंस के लिए क्रिटिसाइज करता है। जब रोमियो अपने दोस्तों को छोड़ के चला जाता है जूलियट के पास उसकी बालकनी वाले सीन में, तो वो उसको क्रिटिसाइज करता है। फ्रायर लॉरेंस एम्बडीज, फ्रायर लॉरेंस जो कि प्लानिंग करता है रोमियो जूलियट को मिलवाने के लिए, रिलीजियस हिपोक्रेसी, पॉलिटिकल विजडम, वेल मीनिंग प्रैग्मेटिज्म एंड पैशनेट लॉयल्टी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वेल मीनिंग प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है? व्यावहारिकता। बहुत ज़्यादा वो व्यावहारिक है, और वो उस तरह से ऑलमोस्ट सफल हो ही जाता है अपने उस काम में,
तो उसके अंदर व्यावहारिकता दिखाई गई है बहुत ज़्यादा। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पेरिस रिप्रेजेंट्स socially approved love, villainous desire, religious faith, a foil to फ्रायर लॉरेंस। तो जिस तरह से पेरिस एक कैरेक्टर है, वो भी प्यार करता है एक्चुअली जूलियट से। दोनों की शादी होने वाली ही होती है लेकिन नहीं हो पाती। तो अरेंज मैरिज थी एक्चुअली, तो इस वजह से सोशली अप्रूव्ड लव को रिप्रेजेंट करता है। वो पैशनेट नहीं है रोमियो की तरह। जूलियट्स माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट, पैराडॉक्स, आयरनी एंड फोरशैडोइंग ऑल ऑफ दीज। क्या क्या होता है? पैराडॉक्स तो है ही है, क्योंकि एकमात्र उसका जो प्यार है उसकी एकमात्र नफरत से निकला है। नफरत का सेंस, वो नफरत नहीं करती है, लेकिन नफरत का सेंस जो फियट चल रहा था दोनों परिवारों के बीच में, उसकी बात कर रही है कि सिर्फ नफरत से ही प्यार उपजा है। पैराडॉक्स तो है ही है। आयरनी भी है, क्योंकि ये भी एक विडंबना थी, उसको ऐसा हुआ। एंड फोर शेडोइंग का मतलब क्या होता है कि आने वाली इवेंट्स के ऊपर एक कह सकते हैं हिंट देना, हिंट टू द अपकमिंग इवेंट्स। तो सारी चीजें कवर की गई, तो ऑल ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन। रोमियो एंड जूलियट्स ट्रेजेडी इज ऑफन टर्म्ड a tragedy of character, a tragedy of circumstance and fate, a revenge tragedy, a political tragedy। क्या कहा जाता है इसको खास तौर पे? a tragedy of circumstance and fate कहा जाता है खास तौर पे इसको। विच क्रिटिक सैड रोमियो एंड जूलियट्स लिरिक ट्रेजेडी पार एक्सेलेंस। रोमियो जूलियट जो है वो एक लिरिक ट्रेजेडी है और एक्सेलेंस से कहीं ज्यादा है। इस बात को किसने देखा है? विल्सन नाइट, हेराल्ड ब्लूम, नॉर्थरॉप फ्राई एंड कैरोलिन स्पर्जन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है विल्सन नाइट। विल्सन नाइट को इसमें एक लिरिक ट्रेजेडी दिखी है जो कि एक्सेलेंस से भी कहीं ऊपर। माई ग्रेव इज लाइक टू बी माई वेडिंग बेड, जूलियट कहती है इस बात को। और किस चीज का एग्जाम्पल है? सिमिली एंड फोर शेडोइंग, मेटाफर ओनली, पैराडॉक्स एंड हाइपरबोल। अब यहाँ पे देखिए आ गया है लाइक, लाइक, सो एज जो भी आ जाए बस समझ लीजिए वहां पर हमेशा सिमिली होती है। एंड फोर शेडोइंग इस बात की है कि उसकी ग्रेव ही उसकी मैरिज वेडिंग बेड होगा। तो वहीं पर एक तरह से वो किस जो करता है रोमियो मरने से पहले जूलियट को, तो लाइक दैट इज कंसिडर्ड एज कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। तो वही इज द करेक्ट ऑप्शन, सिमिली है यहाँ पर, सिमिली एंड फोर शेडोइंग। दस विद किस आई डाई इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो मैंने जस्ट अभी बोला, सी ऑप्शन, सिंबॉलिक कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज एंड डेथ। कंज्यूमेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आफ्टर मैरिज जो एक तरह से सुहागरात मनाई जाती है, या एक दूसरे को जो ट्रस्ट या बेस्टो करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर, तो दैट इज कंज्यूमेशन। इस फिजिकल टर्म में ही कहा जाता है। तो सिंबॉलिक कंज्यूमेशन वही है किस एंड सिंबॉलिक, और मैरिज और डेथ का। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। द ट्रेजिक फ्लॉ हमर्शिया ऑफ द लवर्स इज मोस्ट ऑफन सीन। हमर्शिया जो कि एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया टर्म है, आपको पता है ट्रेजिक फ्लॉ किसी कैरेक्टर का जिसकी वजह से ट्रेजिडी होती है। तो क्या है ओवरऑल इस लवर्स में? एक्सेसिव हेस्ट एंड पैशन, एक्सेसिव ट्रस्ट इन फेट, डिफायंस ऑफ पेरेंट्स एंड नेव इनोसेंस। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए, एक्सेसिव हेस्ट एंड पैशन। बहुत जल्दी रहती है रोमियो जूलियट, क्योंकि एडोलसेंट है, इमेच्योर है। मतलब देखा जाए तो आई थिंक जूलियट की उम्र 11-13 साल के आसपास ही दिखाई जाती है। बहुत छोटी उम्र है उसकी, आई थिंक 11 भी हो सकती है। आई एम सॉरी, मुझे एकदम अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, 11 या 13 है, ऐसा कुछ है। तो बहुत ज़्यादा कम उम्र है, 11-13 साल की उम्र के बच्चे मतलब बच्चे ही कहे जाएंगे, क्योंकि 8th-9th तक, मुश्किल से 8th क्लास तक पहुँचते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर हेस्ट होती है, पैशन, तो हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कहते हैं कि एडोलसेंट इज द एज ऑफ स्टॉर्म कहा गया है जिसको, तो ठीक उस हिसाब से इस प्ले की थीम है। हु सजेस्टेड दैट जूलियट इज द ट्रू प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले। ये किसने कहा है कि रोमियो ना होकर के जूलियट ट्रू प्रोटेगनिस्ट है? ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जूलियट भले ही रोमियो से छोटी है, लेकिन शी हैज बीन पोर्ट्रेड एज मेच्योर। उतना मेच्योर रोमियो नहीं होता जितना मेच्योर ये दिखाई जाती है जूलियट। तो इस बात को किसने कहा है? ये कहा गया है हेराल्ड ब्लूम के द्वारा, कि ट्रू प्रोटेगनिस्ट जो है, सच्चा जो मतलब हीरोइन है इस प्ले की, वो है नायक या नायिका, दैट इज जूलियट। Which critic emphasized that Romeo and Juliet dramatizes not love at first sight, but the collision of individual passion with social order।
AC ब्रैडली, नॉर्थअप फ्राई, स्टीफन ग्रीनब्लाट एंड CL बार्बर। ये कहा गया है स्टीफन ग्रीनब्लाट के द्वारा। उन्होंने कहा कि जैसे लव एट फर्स्ट साइट दिखाया गया फीस्ट सीन से, रोमियो जूलियट को देखकर ही पागल हो जाता है, कुछ लोगों को लगता है लव एट फर्स्ट साइट है, ऐसा नहीं है। उनकी नज़र में, ग्रीनब्लाट की नज़र में ये क्या है, कॉलिजन मतलब क्या होता है, टकराव। आप जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसके हिसाब से भी तैयारी करते जाइएगा। कॉलिशन का मतलब क्या होता है, टकराव। इंडिविजुअल पैशन, जो व्यक्तिगत पैशन है उसका किससे, सोशल ऑर्डर जो बना चला रहा है उसके खिलाफ विद्रोह वाली बात है, टकराव वाली बात है। When Juliet says, "My only love sprang from my only hate," अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था इसको, which Elizabeth literary device is primarily at work, oxymoron and chiasmus, paradox, apostrophe। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर पैराडॉक्स, विरोधाभास। Which critic observed that Romeo and Juliet represents youth's desperate impatience with time? AC Bradley, G. Wilson Knight, Harold Bloom and Caroline Spurgeon। किसने कहा कि उस डेस्परेट इम्पेशंस की बात हो रही है, टाइम के साथ लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो दोनों? कौन कहता है इस बात को? तो ये बात कही गई है जी विल्सन नाइट के द्वारा। ओ सरपेंट हार्ट हिट विद ए फ्लावर्स फ्लावरिंग फेस। इस बात को बोलता कौन है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये बात कही गई है जूलियट के द्वारा, जब उसको पता चलता है कि उसके भाई को मार दिया है इसने, उसके होने वाले हस्बैंड ने, उसके लवर ने, रोमियो ने। तब जूलियट को लगता है कि बहुत गलत किया है, मेरे भाई को ही मार दिया है। और ये सरपेंट है, बस चेहरा उसके फूलों जैसा, फूलों से छिपा हुआ, लेकिन है वो सांप। तो इसका क्या मतलब है, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर एंड एंटीथेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल की गई है इस कोटेशन में। रोमियो's language in Act 5 before his death, thus with a kiss I die, exemplifies classical tragic convention, peripecia, anagnorisis, catastrophe and hamartia। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, दैट इज कैटास्ट्रॉफी। मतलब वो जब समझ जाता है, कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या है, पूरी तरह से बर्बादी, डूम, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी की बात कर रहा है। तो दैट इज हैज बीन प्रेजेंटेड हियर कैटास्ट्रॉफी। My bounty is as boundless as the sea, my love as deep. The more I give to thee, the more I have, for both are infinite. Which literary device is most strongly employed here? Hyperbole, paradox, personification, metaphor। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है हाइपरबोले। एग्जाजरेशन भी बोलते हैं इसको, चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट किया जाए, एग्जाजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, तो दैट इज एक्सजरेट करना, दैट इज हाइपरबोले। अतिशयोक्ति अलंकार। डेथ इज माई सन इन लॉ, डेथ इज माई एयर। दिस लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले, पर्सनिफिकेशन, मेटोनमी एंड एलिगरी। तो पर्सनिफाई कर रहा है, वो मौत को पर्सनिफाई कर रहा है अपने ग्रीफ को और ज्यादा इंटेंस करने के लिए, तब वो इस बात को बोलता है। द फ्रेज डेथ मार्क लव इन द प्रोलोग फोर शेडोज। प्रोलोग भी है इस प्ले में। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब विच प्ले हैज प्रोलोग, तो आप कह सकते हैं कि रोमियो एंड जूलियट। पेरिस रिजेक्शन, रोमियोज ड्यूअल विद टिबाल्ट, इनएविटेबिलिटी ऑफ ट्रेजिडी, मोन्टेग्यूज रिकन्सिलिएशन। तो अनिवार्यता है, ट्रेजिडी होके ही रहेगी, इस बात को दिखाया गया है डेथ मार्क लव में। दैट इज करेक्ट ऑप्शन। Which character most embodies Shakespeare's critique of toxic masculinity? मैस्कुलिनिटी मतलब कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मर्द वाली बात नहीं होती, कि हाँ मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द है तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उस बात की बात की गई है, उसकी उन्हें तुलना की है टॉक्सिक। जो जैसे एनिमल मूवी में कई बार उसकी बुराई की गई, जो एनिमल मूवी आई थी रणबीर कपूर की, कि ऐसा मेल जो जिसको दर्द ही नहीं होता और कहीं भी गाली गलौज टाइप, ये सब तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, टिबाल्ट। टिबाल्ट के द्वारा ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को क्रिटिक किया है विलियम शेक्सपियर ने। Romeo's despair at banishment is compared to metaphorically to death, exile from Eden, eternal punishment, imprisonment। तो इस बात को बोला गया है, मतलब एक बोला गया जब उसको बैनिशमेंट मिलता है टिबाल्ट की मर्डर पर, तो वो अपने आप को कहता है इससे अच्छा तो मर ही जाता। तो डेथ से मेटाफोरिकली कंपेयर किया गया है। वो कहता है इससे अच्छा तो मर ही जाता, जूलियट से दूर रहने का मतलब मेरे लिए मौत है, इस बात को वो बोलता है।
Juliet's Soliloquy, gallop apace, you fiery-footed steeds, alludes to Venus and Adonis, Phaethon, Hercules, Achilles. Phaethon एक्चुअली क्या है? एक सन गॉड है ग्रीक मिथोलॉजी में, हीलियोस। सन गॉड को ग्रीक मिथोलॉजी में हीलियोस बोला जाता है। उनका ये बेटा है पैथन। और वो जूलियट कह रही है कि तेज दौड़ो, जल्दी दौड़ो, मतलब क्या है कि जल्दी जाओ, अस्त हो जाओ, रात हो जाए, जिससे कि वह रोमियो से मिल सके, क्योंकि रात में मिलने की प्लानिंग हो रखी होती है। तो फैतन को वो इसलिए तेज दौड़ा रही है कि जल्दी दौड़ो और जल्दी अस्त हो जाओ, सूरज अपने पिता के जो चैरियट है उसको लेकर जाओ, जिससे कि अस्त हो जाए सूर्य, रात हो जाए और रोमियो से उसकी मुलाकात हो सके। तो इस तरह से वो बोलती है इस soliloquy में। वॉट डज फ्रायर लॉरेंस वाइजली, क्या कहते हैं मतलब इस बात से? वाइजली एंड स्लो दे स्टम्बल दैट रन फास्ट, फोर शेडो रोमियोस मैनेजमेंट, द लवर्स ट्रेजिक हेस्ट, मर्क्यूशियस डेथ एंड द कैपुलेट बॉल। तो हेस्ट की बात करते ही मतलब जो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, वाइजली एंड स्लो, धीरे चलो और बुद्धिमानी से चलो। दे स्टम्बल, वो लुढ़क जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं जो लोग तेज दौड़ते हैं। तो दोनों लवर्स की जो हेस्ट है बहुत जल्दी वाली, की टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सब जल्दी जल्दी करना है। तो ट्रेजिक हेस्ट को फोर शेडो कर रहा है उनका ये स्टेटमेंट। आई डिफाई यू स्टार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, पन, हाइपरबोले एंड पर्सनिफिकेशन। कि सितारों को हम गलत साबित कर देंगे, तो वो एक ड्रामेटिक आयरनी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, एकदम ठीक उसी हिसाब से। द प्लेस प्रोलोग इज स्ट्रक्चर्ड एज सोनेट, ब्लैंक वर्स, राइमिंग कपलेट एंड टेट्रार्कन सोनेट। जो प्रोलोग है प्ले का, वो किस फॉर्म में लिखा गया है? दिस इज द क्वेश्चन। आप बताइए, करेक्ट ऑप्शन इज ए, सोनेट। Who first uses the phrase violent delights have violent ends? रोमियो, जूलियट, फ्रायर लॉरेंस एंड नर्स। फ्रायर लॉरेंस बोलता है कि भैया बहुत जल्दी है, तुम लोगों को इतना मत करो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो उसका नतीजा बर्बादी हो सकती है, और वही होता है। द ट्रेजिक फ्लॉ हमर्शिया ऑफ रोमियो, अभी तक दोनों लवर्स की पूछी गई थी, दैट वाज एक्सेसिव हेस्ट। अब सिर्फ यहाँ रोमियो की पूछी गई है, वो क्या है? एक्सेसिव आइडियलिज्म, रैश इम्पल्सिवनेस, लैक ऑफ करेज एंड जेलसी। तो क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, रैश इम्पल्सिवनेस। बहुत जल्दबाज, जो इम्पल्सिव है, जो समझ में आएगा वही करेगा, बिना सोचे समझे इम्पल्सिव के हिसाब से चलता है। हु फर्स्ट डिस्कवर्स जूलियट आफ्टर शी ड्रिंक्स द पोशन, जब वो उस मैजिक पोशन या जो नशीला होता है इसको पी लेती है और सबको लगता है वो मर गई, तो इस बात को सबसे पहले कौन डिस्कवर करता है? लेडी कैपुलेट, नर्स, फ्रायर लॉरेंस एंड पेरिस। तो डिस्कवर किया जाता है इस तथ्य को नर्स के द्वारा सबसे पहले। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट? रोमियो जूलियट का मेन सोर्स क्या है? मेटामॉर्फोसिस, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोस एंड जूलियट बाय आर्थर ब्रूक, यूफिसस एंड द डेकामरॉन। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, ट्रेजिकल हिस्टोरी ऑफ रोमियोस एंड जूलियट। आर्थर ब्रूक ने लिखा है। आर्थर ब्रूक ने इसको ट्रांसलेट किया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको ट्रांसलेट किया है फ्रेंच से, फ्रांस भाषा से किया है, और फ्रेंच में इसको पियरे राइटर हुए हैं, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है इटालियन लैंग्वेज से। तो कुल मिला के ये जो मेन स्टोरी लिखी गई है, आर्थर ब्रूक तो एक्चुअली उन्होंने पोएम लिखी है, इसी से विलियम शेक्सपियर ने अपना प्ले लिख दिया है, लेकिन ओरिजिनली ये फ्रेंच में था, उससे पहले ओरिजिनली ये इटालियन में था। खैर ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको बस इतना याद रखना है, आर्थर ब्रूक की पोएम से लिया गया ये सोर्स है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस। आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक देम सिंपल एंड comprehensible. I hope you like the video. You can like, subscribe, share the channel for more upcoming videos. Thanks for watching.